अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ हसन ख़ान, योर फिज़िक्स टीचर। अच्छा बच्चों, आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि 6 और 7 सितंबर को जो फ़िज़िक्स का जो एनईडी का टेस्ट हुआ उसके अंदर जो फ़िज़िक्स का पोर्शन आया उसको आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए। अच्छा बच्चों देखो, सबसे पहले तो एक बात जहन में रखो और वो ये कि अभी मैं जो आप लोगों से चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ ये सब वो चीज़ें हैं जो कि रिक्रिएटेड हैं। रिक्रिएटेड मतलब ये कि जो बच्चे टेस्ट देकर आए हैं, हमने उनसे पूछा कि भाई आप लोग बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्वेश्चंस जो है वो किस तरीके के आए थे। तो उन बच्चों ने जो हमसे क्वेश्चंस शेयर किए, वो क्वेश्चंस जो आपके सामने होंगे वो उन क्वेश्चंस की तरह का कुछ होगा। जैसे बच्चों ने हमें जो है वो टॉपिक्स का नाम बता दिया, कुछ बच्चों ने जो वो बाकायदा क्वेश्चन बता दिया कि सर ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था, उसका ये आंसर आ रहा था। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला एमसीक्यू अगर आप पढ़ें तो इसके अंदर लिखा हुआ है लाइट एयर इज़ द यूनिट ऑफ। तो देखो, लाइट एयर जो है वो किसका यूनिट होता है भाई? लाइट एयर जो है वो बेसिकली डिस्टेंस का यूनिट होता है। सही है, तो ये याद करने वाली चीज़ है। इसी तरह आपको पता होने चाहिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट क्या होता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, लुमिनस इंटेंसिटी को बेसिकली कैंडला के अंदर मेजर किया जाता है। कुछ बच्चों से जो ये एमसीक्यू भी पता चला था। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को जो है वो आपने याद करना है। हर फिज़िकल क्वांटिटी का यूनिट और उसकी डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। एमसीक्यू नंबर 2 अगर आप पढ़ें तो इसमें कह रहे हैं कि इफ़ टू स्फीयर्स ऑफ चार्जेस -3 कूलम एंड 1 कूलम आर ज्वाइंड बाय अ कंडक्टिंग वायर, दैट मीन्स कि एक स्फीयर है जिसके ऊपर जो चार्ज है वो -3 कूलम्स है और एक दूसरा स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज जो है वो 1 कूलम है, +1 कूलम। इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर के ज़रिए जो वो ज्वाइन कर दिया। अब जो नेट चार्ज होगा इन दोनों के ऊपर वो किसके इक्वल होगा, ये पूछा जा रहा है। तो बेसिकली जो नेट चार्ज होगा इन दोनों के ऊपर वो इन दोनों चार्जेस के एवरेज के इक्वल होगा। और एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई? दोनों को ऐड करें और डिवाइड बाय 2 कर दें। तो इसका मतलब ये है कि -3 + 1 -2 डिवाइड बाय 2 कैंसिल करोगे तो आंसर आएगा -1 कूलम। मतलब ये कि इस स्फेयर के ऊपर भी -1 कूलम चार्ज रह जाएगा और इस स्फेयर के ऊपर भी -1 कूलम चार्ज रह जाएगा इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद। तो इसका जो आंसर होगा एमसीक्यू नंबर 2 का, उसका आंसर होगा -1 कूलम। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 की अगर हम बात करें तो ये भी एक रिक्रिएटेड एमसीक्यू है। इसमें कह रहे हैं इफ़ अ प्लेन इज़ फ्लाइंग विद 600 km/h इट ड्रॉप्स अ पैकेज दैट रीचेज इन 5 सेकेंड। अब देखो, पैकेज जो है वो ड्रॉप किया, प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा था 600 km/h। दैट मीन्स कि ये हाफ प्रोजेक्टाइल हाफ पैराबोला का केस है और प्लेन ने जो पैकेज यहाँ पर ड्रॉप किया होगा तो वो पैकेज जो है वो एक हाफ पैराबोला बनाते हुए वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा और इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो आपको गिवन है, दैट इज़ 600 km/h। अब चूंकि ये हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा था तो इसकी जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो 0 मीटर्स/सेकंड होगा। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वो 5 सेकंड्स के अंदर जो है वो पहुंच गया ग्राउंड तक। इसकी ये जो हाइट है, ये हाइट बता दो कितनी होगी? तो भाई आप लोगों को पता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर आप प्रोजेक्टाइल की बात करें तो h = v0 yt + ½ gt² फॉर्मूला होता है। इसके अंदर जब आप v0 y की जगह पे 0 सब्सटीट्यूट करोगे, टाइम से मल्टीप्लाई होगा 0 और सब कुछ 0 हो जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी ½ gt²। अब इधर जो है वो g की वैल्यू हम 9.8 कंसिडर करेंगे क्योंकि एनईडी के अंदर जो वो कैलकुलेटर अलाउ है, तो इस वजह से जितनी भी कैलकुलेशन है वो सब जो है वो कैलकुलेटर के ज़रिए करेंगे। तो अगर मैं भी इधर कैलकुलेटर यूज़ करूं और मैं इसको जो है वो मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आएगा 122.5 मीटर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा? 122.5 मीटर्स। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 4, इफ़ a इज़ इक्वल्स टू ai एंड b इज़ इक्वल्स bj, दैट मीन्स कि आपको दो वेक्टर्स गिवन है। वेक्टर a जो है वो a टाइम्स आई जो है वो यूनिट वेक्टर है
और वेक्टर बी जो है वो इक्वल है बी टाइम्स जे के। आपसे बोला जा रहा है ए क्रॉस बी बता दो, तो ए क्रॉस बी बेसिकली जो इक्वल होगा वो होगा ए आई क्रॉस बी जे के। अब यहाँ पर ए और बी जो बेसिकली कोफिशेंट्स हैं, तो कोफिशेंट्स जो है वो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए बी बनेगा, और ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो अलग मल्टीप्लाई होंगे आई क्रॉस जे, और आई क्रॉस जे जो है वो के इक्वल होता है, तो यहाँ पर जो है वो इसका आंसर ए भी के होगा। ये इसका आंसर है, सही है। ए और बी जो है वो बेसिकली कोफिशेंट्स हैं और के जो है वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इसी तरह एक एमसीक्यू भी नज़र आया था कि आई क्रॉस आई इक्वल्स जे क्रॉस जे इज़ इक्वल टू के क्रॉस के, किसके इक्वल होता है भाई? ये सब जो वो ज़ीरो के इक्वल होता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली डॉट प्रोडक्ट की, क्रॉस प्रोडक्ट की, ये सारी प्रॉपर्टीज़ भी आपने जो है वो याद करके जानी है, इनमें से भी कुछ भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इसमें कह रहा है विच क्वांटिटीज़ शुड रिमेन कंजर्व फॉर इलास्टिक कोलिजन। और इलास्टिक कोलिजन तो वो चीज़ है जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आप लोगों को जो है वो अच्छे तरीके से याद होगा। इलास्टिक कोलिजन की अगर मैं बात करूं तो कोलिजन बेसिकली दो तरह की होती है। मैं आपको शॉर्ट करके दोबारा से बयान कर देता हूं। एक होती है इलास्टिक कोलिजन, एक होती है इसको हम कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। और इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो है वो मोमेंटम कंज़र्व होता है, इन इलास्टिक कोलिजन में भी जो है वो मोमेंटम कंज़र्व होता है। लेकिन इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो है वो काइनेटिक एनर्जी भी कंज़र्व होती है, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो है वो काइनेटिक एनर्जी कंज़र्व नहीं होती। हाँ, टोटल एनर्जी जो हमेशा कंज़र्व होती है। काइनेटिक एनर्जी जो इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर है वो किसी और फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। इसमें कह रहा है फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी व्हाट शुड बी कांस्टेंट। ये क्वेश्चन था और इसके ऑप्शंस जो है वो पॉसिबल ऑप्शंस एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, वर्क डन, पावर, कुछ भी हो सकते हैं। अगर फ्री फॉलिंग बॉडी की बात की जाए तो फ्री फॉलिंग बॉडी का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट जो कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा हो, तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होती है। उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है, तो इसका आंसर भी जो है वो एक्सेलरेशन होगा। एमसीक्यू नंबर 7 अगर आप देखें तो लिखा हुआ है हीट सप्लाइड इज़ 3000 जूल्स। आपको हीट एनर्जी जो है वो गिवन है 3000 जूल्स। ये जो है किसी एक गैस को जो है वो सप्लाई की गई है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ 400 जूल्स। इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो आपको गिवन है 400 जूल्स इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है। चेंज इन हाइट, पिस्टन जो है वो मूव करा 3.5 मीटर्स का डिस्टेंस जो है वो उसने मूव करा है। तो अब ये डिस्टेंस जो है वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, इसका कोई काम नहीं है। आपसे जो वर्क डन पूछा जा रहा है, अगर आप इसके अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन अप्लाई करो, दैट इज़ Q इज़ इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस वर्क डन। तो इसके अंदर से जब आप हीट एनर्जी में से इंटरनल एनर्जी माइनस करोगे तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी वो 3000 जूल्स और इंटरनल एनर्जी 400 जूल्स। तो जब आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वर्क डन का आंसर आएगा 22,600 जूल्स। ये आपका वर्क डन होगा, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 8, द रेट ऑफ डीके कांस्टेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, अब देखो ये जो है वो किसी एक स्टूडेंट ने बताया, मैं आपको बता देता हूँ। जो बेसिकली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं, चेंज इन न्यूक्लियाई डेल्टा एन, ये इक्वल होता है माइनस लैम्डा, दैट इज़ बेसिकली डीके कांस्टेंट, और एन नॉट डेल्टा टी के, सही है। इसके अंदर एन जो है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट करता है, तो डेल्टा एन का मतलब होगा चेंज इन न्यूक्लियाई। एन नॉट जो है वो इनिशियल न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि डीके होने से पहले न्यूक्लियाई कितने थे, वो एन नॉट से रिप्रेजेंट करता है। डीके कांस्टेंट जो बेसिकली मटेरियल डिपेंडेंट होता है, तो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ नेचर पर डिपेंड करता है। और डेल्टा टी का मतलब है कि वो कितनी देर में डीके हुए,
सही है। तो डी के कांस्टेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो देखो डी के कांस्टेंट जो है वो वैसे ही एक कांस्टेंट है, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, तो वो नंबर ऑफ जो नेचर है मटेरियल के उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है। लेकिन अगर मैं इस डेल्टा टी को यहाँ पे लेकर आ जाऊँ तो डिवाइड हो जाएगा, तो डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इक्वल होगा माइनस लैम्डा एन नॉट के, और इसको हम प्यार से कहते हैं एक्टिविटी। ये बेसिकली स्पीड है कि न्यूक्लियाई कितनी देर में जो है वो डीके हो रहे हैं। तो अगर एक्टिविटी की बात की जाए तो एक्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीके कांस्टेंट एंड एक्टिविटी इज़ आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। सही है, तो पॉसिबली ये भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अच्छा इसके हवाले से अगर बात करूँ MCQ नंबर 9 के हवाले से, तो इसमें कह रहे हैं कि इफ़ यू बी द इंटरनल एनर्जी। अच्छा ये भी जो वो पास पेपर का ही क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने पास पेपर सॉल्व किए हो तो उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन ज़रूर नज़र आएगा। इफ़ यू बी द इंटरनल एनर्जी, पी बी द प्रेशर, वी बी द वॉल्यूम। पी जो है वो प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू जो है वो हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा? तो बेसिकली अगर आपको याद हो आइसोबैरिक प्रोसेस की इक्वेशन थी डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो ये इक्वेशन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब ये इक्वेशन जो है वो ऑप्शंस के अंदर पॉसिबली घुमा फिरा कर दी जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बात कहूँ कि ये डेल्टा यू यहाँ पर प्लस का, ये अगर उधर चला जाए तो माइनस हो जाएगा, तो पॉसिबली हो सकता है कि आपका जो करेक्ट आंसर हो वो आपको इस तरीके से जो है वो लिख कर दिया गया हो, ये वाली इक्वेशन जो है वो ऑप्शंस में मौजूद ना हो, ये आपका आंसर बन जाएगा। इसी तरह एक जो पास पेपर का क्वेश्चन था उसके अंदर एक छोटी सी चेंजिंग थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये जो डेल्टा है ना, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। अगर चेंज छोटा हो, बहुत छोटा सा चेंज हो, तो वो डेल्टा नहीं, उसको हम डी लिखते हैं, जिसको हम डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। अगर आपको याद हो, आप लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर डिफ्रेंसिएशन पढ़ी है, तो डिफ्रेंसिएशन भी होता है चेंज, बहुत छोटा सा चेंज। ये भी जो है ना वो चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसी इक्वेशन में अगर मैं डेल्टा की जगह पे डी लिखूँ तो ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की लगने लगेगी, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। सही है। और इसी को अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं कि डी क्यू माइनस डी यू इज इक्वल्स टू पी डी वी। तो जो पास पेपर का क्वेश्चन था उसका ये आंसर था। तो पॉसिबली जहाँ तक मेरा ख्याल है वो ये कि ये क्वेश्चन भी जो है वो पास पेपर का ही रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसका आंसर ये इक्वेशन है। सही है। तो ये आपको इक्वेशन फॉर्म करना आनी चाहिए। ये इक्वेशन आप पढ़ चुके हो, सिर्फ उसकी रिप्रेजेंटेशन अलग है। आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 10 के हवाले से अगर मैं बात करूं तो लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन। तो लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो देखो लाउडनेस की जो डिपेंडेंस है, अगर उसके हवाले से मैं बात करूं तो लाउडनेस के कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसके ऊपर वो लाउडनेस डिपेंड करती है। देखो सबसे पहले तो बात समझो, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है ना तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेट करता है उसका एम्पलीट्यूड होगा। तो अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो, एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा हो लाउडनेस ज़्यादा होगी, एम्पलीट्यूड कम होगा लाउडनेस कम होगी। तो लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगी, डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह जो ऑब्जेक्ट है जहाँ से आवाज़ आ रही, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ मेरे मुंह से आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब अगर मैं मुंह बड़ा खोल के बोलूँ, यानी कि सरफेस एरिया अगर ज़्यादा हो वाइब्रेटिंग बॉडी का तो भी लाउडनेस ज़्यादा होगी, सरफेस एरिया कम हो तो लाउडनेस कम होगी, डायरेक्ट रिलेशन है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं बात करूँ जो आपके पास जो शिद्दत है, इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूँ तो इंटेंसिटी के साथ लाउडनेस का डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी शिद्दत से बोला जाएगा लाउडनेस ज़्यादा होगी, जितनी कम शिद्दत से बोला जाएगा उतनी लाउडनेस कम होती है, डायरेक्ट रिलेशन है। बिल्कुल इसी तरह जो विंड है, डायरेक्शन ऑफ विंड, हवा किस डायरेक्शन में चल रही है उस डायरेक्शन के अंदर जो है वो लाउडनेस अगर बोला जाएगा तो लाउडनेस ज़्यादा होगी।
उसके अपोजिट डायरेक्शन में बोले जाएगा तो लाउडनेस कम होगी, आवाज़ कम सुनाई देगी। बिल्कुल इसी तरह जो डेंसिटी होती है एयर की, उस डेंसिटी के ऊपर भी जो लाउडनेस डिपेंड करती है, इसके साथ लाउडनेस का इन्वर्स रिलेशन है। तो पॉसिबली इसके जो है वो ऑप्शंस के अंदर इनमें से कोई एक भी हो सकता है, कोई एक ही होगा ऑब्वियसली क्योंकि क्वेश्चन है लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करती है, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन के अंदर होगा तो वही उसका आंसर है। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि लाउडनेस डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो लाउडनेस किस पे डिपेंड नहीं करती, तो इन 5 के अलावा अगर कोई चीज़ मौजूद होगी तो उसके ऊपर जो लाउडनेस डिपेंड नहीं करती, तो इसके जो है वो ये ऑप्शंस भी हो सकता है। MCQ नंबर 11 को अगर आप देखें तो बच्चों ने बताया कि भाई मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड जो वो MCQs थे। तो अगर मैं आपको बताऊं तो मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के 2 फार्मूलाज होते हैं। एक फार्मूला होता है QO/PO, और जो बच्चों से मेरी बात हुई उनसे जो है उन्होंने ये कहा कि भाई ऑप्शंस के अंदर जो है वो इसका फॉर्मूला पूछा गया था। तो अगर मैं फॉर्मूले की रिस्पेक्ट से बात करूं तो मैग्निफिकेशन के 2 फार्मूलाज होते हैं, मैं दोनों लिख देता हूं। एक होता है QO/PO 1 + D/FE। सही है। इसके अंदर मैं आपको बता भी देता हूँ, QO जो बेसिकली इमेज डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, PO जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, D जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, FE जो है वो फोकल लेंथ है आई पीस की। इसी तरह ये फॉर्मूला जो तकरीबन बराबर होता है L/FO 1 + D/FE। पॉसिबली ये भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो हो सकता है ऑप्शन में ये भी मौजूद हो। इसके अंदर L जो है वो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप है और FO ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है, D जो है लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन का, FE जो वो फोकल लेंथ है आई पीस की। बिल्कुल इसी तरह टेलीस्कोप की भी आपको याद होनी चाहिए। टेलीस्कोप के अगर मैं मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला होता है FO/FE। इसी तरह आप जो वो लेंथ भी याद रखो कि भाई मैग्निफिकेशन जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसकी जो लेंथ तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है QO + PE। इसी तरह जो टेलीस्कोप है उसकी जो लेंथ होती है उसका फॉर्मूला भी याद रखो, उसका फॉर्मूला होता है FO + FE। तो ये सारी बातें जो है वो आपको याद होनी चाहिए, फार्मूलाज जो है वो याद करके जाने लाजमी तौर पर। अच्छा, इसी तरह जो दोनों जो माइक्रोस्कोप की बात करूं या मैं अगर टेलीस्कोप की बात करूं तो 2 बार जो है वो मैग्निफिकेशन हो रही होती है। एक बार ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्निफिकेशन करता है, एक बार आई पीस मैग्निफिकेशन करता है। दोनों की मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास टोटल कंबाइंड मैग्निफिकेशन आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला जो है वो दोनों माइक्रोस्कोप के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है, टेलीस्कोप के लिए भी अप्लाई किया जाता है। तो ये फॉर्मूला भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। MCQ नंबर 12, इफ़ अ प्लैनेट ऑर्बिट्स अराउंड द सन व्हाट शुड बी कांस्टेंट। देखो, अगर कोई भी एक प्लैनेट सन के अराउंड या कोई भी चीज़ किसी भी प्लैनेट के अराउंड अगर गोल गोल घूम रही है तो इसका मतलब ये है कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है, जिसको हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होगा। ये बात याद रखो। सही है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि रोटेट कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होगा। ये बात आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो आपका चैप्टर 5 था टॉर्क, इक्विलिब्रियम एंड एंगुलर मोमेंटम, उसके अंदर आपने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसकी एक डेरिवेशन थी कि आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अगर टॉर्क जो है वो 0 हो जाता है तो टॉर्क अगर 0 हो जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये बात भी याद होनी चाहिए कि अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो टॉर्क का 0 होना ज़रूरी है। सही है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ये भी जो है वो क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर जो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, ये सवाल है। इसके ऑप्शंस अब बच्चों ने जो बताया है इस MCQ के ऑप्शंस के बारे में, तो वो ये बताया कि इसके ऑप्शंस जो बहुत बड़े बड़े ऑप्शंस थे, तो बच्चों को जो है वो इसके ऑप्शंस याद नहीं थे। अब पॉसिबली अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो गैल्वेनोमीटर अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो गैल्वेनोमीटर जो है वो एक सिलेंडर होता है। उस सिलेंडर के ऊपर एक कॉइल जो है उसको वूंड किया जाता है। उस कॉइल में से जब हम करंट को पास करते हैं तो वो सिलेंडर जो वो मूव कर जाता है, बेसिकली टॉर्क प्रोड्यूस होता है। सो इस MCQ नंबर 13 का जो पॉसिबल आंसर हो सकता है वो हो सकता है कि
works on the principle of the torque produced on a current carrying coil. इस प्रिंसिपल के ऊपर जो वो गैल्वेनोमीटर काम कर रहा होता है, सही है। और फिर उसके ऊपर जो वो एक स्प्रिंग अटैच करते ताकि रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट हो, दोनों का बराबर होना ज़रूरी है। उससे जो वो हमने गैल्वेनोमीटर की इक्वेशंस वगैरह जो है वो सेंसिटिविटी की डेवलप की थी, तो वो भी ज़रूर आप पढ़ के जाइएगा। इसी तरह MCQ नंबर 14 जो था वो था मीटर ब्रिज इज़ यूज टू मेजर। तो देखो मीटर ब्रिज के ज़रिए हम जो वो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं विद हाई एक्यूरेसी, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यूज़ जो वो रेजिस्टेंस की मेजर की जा सकती हैं मीटर ब्रिज के ज़रिए, सही है। इसी तरह पोटेंशियोमीटर की अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियोमीटर के ज़रिए हम अननोन EMF कैलकुलेट भी कर सकते हैं और दो सेल्स की, दो बैटरीज़ की EMFs को कंपेयर भी करा सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर पढ़ लेना एक दफ़ा। MCQ नंबर 20, सॉरी फॉर अबाउट द नंबरिंग, बट इस MCQ की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल सा MCQ है, स्लोप ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है तो ये आपको क्या बताता है, तो फोर्स और अगर डिस्प्लेसमेंट को मैं x से रिप्रेजेंट करूँ तो स्लोप मींस द चेंज, द चेंज इन फोर्स विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। इसके ज़रिए आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाता है। अगर आपको याद हो, आप लोगों ने हुक्स लॉ पढ़ा था, तो ये हुक्स लॉ की ही इक्वेशन बनेगी F इज़ इक्वल्स टू kx। तो इस स्लोप के ज़रिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के स्लोप के ज़रिए आप जो वो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। स्प्रिंग कांस्टेंट इसका आंसर होगा। MCQ नंबर 29, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ शोन, व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड्स। अब ये बच्चों ने जो है वो क्वेश्चन जो है वो उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करी है। उन्होंने कहा कि भाई एक वेलोसिटी और एक टाइम का ग्राफ गिवन था और इसके अंदर टाइम की जो है वो वैल्यूज़ गिवन थी। इसके अंदर 5 सेकेंड्स जो वो यहाँ कहीं पे आ रहा था और ग्राफ जो है वो उन्होंने बताया कि याद नहीं है। तो पॉसिबली जो ग्राफ है वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, कुछ इस तरीके का हो सकता है कि जो ग्राफ हो वो एक ट्रायंगल हो कि कुछ इस तरीके का, जैसे पास्ट पेपर के अंदर जो वो क्वेश्चन मौजूद है, हो सकता है वो जो है वो कुछ इस तरीके का ट्रायंगल हो, या पॉसिबल है कि दोनों चीज़ें मौजूद हो। तो आपसे जो है वो डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो बेसिकली जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, वो एरिया जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जो है वो इस शेप का बेसिकली एरिया कैलकुलेट करना होगा। इसके अंदर आपको जो है वो सारी जो वैल्यूज़ हैं वो आपको पता होंगी और एरिया कैलकुलेट करना आपको आता है। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो आप एरिया कैलकुलेट करोगे सिंपल लेंथ को हाइट से मल्टीप्लाई करके, जो भी वैल्यू यहाँ पर लिखी होगी उसको इस यहाँ पर लिखी गई वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास जो है वो इस शेप का एरिया आ जाएगा। इसी तरह अगर ट्रायंगल की बात करें तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी आपके पास वैल्यू लिखी हो उसको अगर आप इस हाइट से बेसिकली यहाँ पे लिखे जाने वाले नंबर से मल्टीप्लाई करा दो तो आपके पास इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। डिवाइड बाय 2 भी करना ऑफ कोर्स। इसी तरह यहाँ पे अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसकी मैं बात करूँ तो इसकी हाइट को अगर आप इसकी बेस से जो है वो मल्टीप्लाई करा दो और 2 से डिवाइड कर दो तो इस ट्रायंगल का भी एरिया आ जाएगा। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी, हाफ बेस इनटू हाइट का, ठीक है। इस MCQ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कह रहे हैं कि देयर आर 2 कन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। आपके पास जो है वो 2 कन्वर्जिंग लेंसेज थे, एक की फोकल लेंथ f1, दूसरे की फोकल लेंथ को f2 कहें। तो आपसे जो है वो पावर पूछी जा रही थी। तो सबसे पहले तो हम कंबाइंड फोकल लेंथ अगर कैलकुलेट करें तो कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसके अंदर अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो 1/80 प्लस 1/20, और इसका अगर आप LCM लें तो 80 आपके पास जो वो LCM आ जाएगा तो ये बनेगा 1 प्लस 2, 4 टाइम्स 8 होता है तो 4 जो है वो यहाँ पर आएगा। दैट मीन्स 5/80 1/f के इक्वल है। और इसको जब आप रेसिप्रोकेट करोगे तो आपके पास फोकल लेंथ आएगी 80 डिवाइडेड बाय 5। इसको कैंसिल करें अगर हम, 5 1 ज़ा 5, 5 6 टाइम 30, तो दैट मीन्स फोकल लेंथ इज़ ऑफ 16 सेंटीमीटर्स।
ठीक है। अच्छा, ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं प्रॉबेबली हो सकता है कि वहाँ पे जो क्वेश्चन हो वो वैल्यूज़ जो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो। तो 16 सेंटीमीटर्स आपके पास फोकल लेंथ आई। अब सबसे पहले आपने जो है वो इस फोकल लेंथ को मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं इसको मीटर्स में कन्वर्ट करूँ तो ये बनेगा 0.16 मीटर्स। कैसे करेंगे भाई? तो सिंपल इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद आप जो है वो पावर कैलकुलेट करोगे। पावर इज़ बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अब यहाँ पे आपने फोकल लेंथ की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज़ 0.16। और आपके पास जो है वो कैलकुलेटर के ज़रिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आपके पास जो है वो पावर आएगी, और वो कितनी आएगी? 0.16 को अगर आप डिवाइड कर दें तो 6.25 डायोप्टर्स, ये आपके पास जो है वो पावर आ जाएगी। तो प्रॉबेबली इस क्वेश्चन के मुताबिक ये इसका आंसर होगा। MCQ नंबर 31 की अगर मैं बात करूं तो इसमें कह रहे हैं लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज़ गिवन बाय। ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेलीस्कोप की लेंथ की का फॉर्मूला जो वो याद होना चाहिए, L = FO + FE। सिमिलरली जो गैलीलियन टेलीस्कोप होती है उसकी लेंथ का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, होता है FO - FE, सिर्फ माइनस का साइन आ जाता है। MCQ नंबर 32, डिफ्रैक्शन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस बेसिकली, क्योंकि इंटरफेरेंस के अंदर भी जो है वो पैटर्न बन रहा होता है फ्रिंजेस का, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और MCQ नंबर 33, फॉर्मूला फॉर रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज़ गिवन बाय। तो पॉसिबली जो प्रोजेक्टाइल की रेंज है उसका जो वो फॉर्मूला पूछा गया था, और प्रोजेक्टाइल की रेंज का फॉर्मूला आपको पता है, वो होता है V0 स्क्वायर साइन 2θ डिवाइडेड बाय g। इसी तरह मैक्सिमम रेंज होती है 45 डिग्री एंगल के ऊपर। तो अगर आप इधर 45 सब्सटीट्यूट कर दो तो आपके पास मैक्सिमम रेंज आ जाती है। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है V0 स्क्वायर अपॉन g। तो ये भी जो है वो इसका पॉसिबल फॉर्मूला बन सकता है। अच्छा भाई, ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ें तो हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ मैक्सिमम, उसका जो मैक्सिमम एंगल है वो पूछा गया था। अभी जैसे मैंने आपको बताया 45 डिग्री के ऊपर जो है वो मैक्सिमम रेंज होती है। तो जो एंगल्स अगर 45 डिग्री ऑप्शन में मौजूद नहीं है तो जो एंगल 45 के करीब होगा उसके ऊपर जो है वो रेंज मैक्सिमम होगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद वाला MCQ अगर आप पढ़ें तो इसमें लिखा है मैकेनिकल वेव्स आर विच वेव्स। तो देखो, मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? वो वेव्स जिनको मीडियम की ज़रूरत पड़े ट्रैवल करने के लिए, उन वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। सही है ना? दोज वेव्स दैट नीड मीडियम टू ट्रैवल, दैट नीड मीडियम टू प्रोपगेट आर नोन एज मैकेनिकल वेव्स। सही है, उनको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। इस MCQ की अगर मैं बात करूं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये फोर्स की डेफिनेशन लिखी है। व्हाट इज़ फोर्स? बेसिकली फोर्स इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको हम फोर्स कहते हैं। ये T इधर डिवाइड का उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। सो बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज़ इक्वल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम, और इसको हम कहते हैं प्यार से इम्पल्स। तो ये भी आपको जो वो याद रखना ज़रूरी है। और फ्यूज़न अकर्स बिकॉज ऑफ, तो फ्यूज़न जो है वो कब होती है पॉसिबल? तो देखो, फ्यूज़न ये जो वर्ड है ये आपको बता रहा है जब दो लाइट मॉलिक्यूल्स एक साथ जब फ्यूज़ होते हैं, एक साथ जब मिलते हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी देने की सूरत में, तब ही जो है वो फ्यूज़न हो पाती है, वरना वो फ्यूज़न पॉसिबल नहीं है। तो फ्यूज़न के लिए एक बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो चाहिए तो फ्यूज़न होती है, वरना नहीं होती। तो बेसिकली एनर्जी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी, टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा होगा तो हाई टेम्परेचर, हाई एनर्जी, हाई हीट एनर्जी, तब जो है वो फ्यूज़न पॉसिबल होगी, वरना फ्यूज़न पॉसिबल नहीं होती। अब ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ें तो पावर इज़ 6। पावर कौन सी पावर भाई? माइक्रोस्कोप की, सिंपल माइक्रोस्कोप की बात हो रही है, तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर की बात हो रही है। मैग्नीफाइंग पावर जो है वो आपको गिवन है
6, क्योंकि मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट भी नहीं होता तो फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी थी। मैग्नीफिकेशन का सिंपल फार्मूला अप्लाई करेंगे 1+d/f। इसके अंदर जो है वो मैग्नीफिकेशन 6 आपको गिवन है, d की वैल्यू आपको पता होती है 25 होती है सेंटीमीटर्स के अंदर। तो ये +1 है, उधर जाएगा -1 होगा, 5 बनेगा, 5 = 25/f। और जब आप फोकल लेंथ कैलकुलेट करोगे तो f को उधर ले जाओ, 5 को इधर ले आओ, तो 5 5 25 होता है, तो 5 सेंटीमीटर आपके पास जो है वो फोकल लेंथ आएगी। अब ये MCQ देखें तो मैग्नीफिकेशन इज़ हाइट ऑफ इमेज। मैग्नीफिकेशन, ये जो है वो स्टेटमेंट गलत लिखी है, मैं आपको बता देता हूँ। मैग्नीफिकेशन इज़ बेसिकली द रेशो का मतलब होता है डिवाइड, रेशो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट, उसको हम कहते हैं प्यार से मैग्नीफिकेशन। सही है, तो द रेशो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट या रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो रेशो का वर्ड होना जो वो यहाँ पे ज़रूरी है। मैग्नीफिकेशन इज़ द रेशो ऑफ, ठीक है। अब ये वाला जो है ना क्वेश्चन बच्चों ने लिखा था कि भाई एक कैपेसिटर था, उसकी कैपेसिटेंस गिवन थी, दूसरा कैपेसिटर था, उसकी कैपेसिटेंस गिवन थी, एक वोल्टेज गिवन था, दूसरा वोल्टेज गिवन था, टोटल वोल्टेज जो है वो निकालना था। अब ये जो है वो पॉसिबली जो बुक का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 12 के अंदर वो हो सकता है, जो कि अक्सर पास पेपर्स में भी आता है कि एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसको जो है वो एक बैटरी के साथ चार्ज किया गया, उस बैटरी का पोटेंशियल V1 है। और इसी तरह दूसरा कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर को जो है वो एक अलग बैटरी के साथ जो वो चार्ज किया, उसका पोटेंशियल V2 है, और इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C2। और फिर उसके बाद इन दोनों कैपेसिटर्स को डिस्कनेक्ट करके आपस में पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरीके से, एक C1 है एक C2 है। अब इन दोनों का जो रिज़ल्टेंट पोटेंशियल होगा वो बता दो, यानी कि रिज़ल्टेंट पोटेंशियल यानी कि V जो है वो बेसिकली पूछा जा रहा है। दोनों चूँकि पैरेलल में है तो इस वजह से दोनों का जो है वो पोटेंशियल बोला जा रहा है। अब देखो इसकी अगर मैं बात करूं तो अगर कैपेसिटर C1 जो है वो एक बैटरी V1 के साथ कनेक्ट होगा तो बेसिकली इसके अंदर जो है वो कुछ चार्जेस Q1 स्टोर होंगे। इसी तरह V2 की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर जो वो चार्जेस Q2 स्टोर होंगे। अब जाहिर सी बात है, जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, जिसको ज़्यादा वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाएगा, ऑब्वियसली उसके अंदर ज़्यादा चार्ज स्टोर होंगे। तो C1 और C2 दो जो कैपेसिटर्स हैं, इन दोनों कैपेसिटर्स में से एक के पास ज़्यादा चार्ज होगा, एक के पास जो है वो कम चार्ज होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जिस कैपेसिटर के पास ज़्यादा चार्ज है उस कैपेसिटर के पास से दूसरे कैपेसिटर तक जो है वो चार्जेस फ़्लो करेंगे। तो लेट सपोज़ मैं ये कहता हूँ कि C1 से जो है वो C2 की तरफ जो वो चार्ज निकल के फ़्लो कर रहा है, तो फिर एक वक्त आएगा दोनों कैपेसिटर्स का जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा। वो सेम पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो चार्जेस होंगे, जो चार्जेस फ़्लो कर रहे होंगे, उसकी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जो चार्ज होगा वो टोटल चार्ज होगा। टोटल चार्ज जो वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो भाई टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो आप Q1 + Q2 के फॉर्मूले से, ही आपके पास टोटल चार्ज आ जाएगा। सही है, तो इस पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो फॉर्मूला होगा बेसिकली V= टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय Q = CV फॉर्मूला होता है, तो Q/C वोल्टेज के इक्वल होगा। और ये बेसिकली यूज़ करोगे आप Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। चूँकि पैरेलल के अंदर हैं तो सिंपल ऐड कर देते हैं, तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और टोटल चार्ज होगा। तो इसके अंदर भी अगर आप Q1 की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज़, तो C1 V1 + C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 + C2, ये वोल्टेज का जो है वो फॉर्मूला बन जाएगा। अब अगर आप देखो क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको कैपेसिटेंस गिवन, दूसरी कैपेसिटेंस गिवन, एक वोल्टेज गिवन, दूसरा वोल्टेज गिवन, टोटल वोल्टेज कैलकुलेट करना, तो ये आपके पास फार्मूला बन गया। इसके अंदर आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, सिंपल वैल्यूज़ पुट करोगे, कैलकुलेटर के ज़रिए आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ें तो ये जो है एक और क्वेश्चन था कैपेसिटर से रिलेटेड। चूँकि हर बच्चे के पास एक अलग पेपर आया था तो इस वजह से बहुत सारे MCQs जो वो बच्चों ने बताए थे।
अब ये क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ एरिया इज़ डबल्ड। इसके हवाले से अगर मैं बात करूँ तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दैट वाज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो कैपेसिटेंस का एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो अगर एरिया बढ़ाओगे कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, एरिया डबल करोगे कैपेसिटेंस भी डबल हो जाएगी। तो इस वाले एमसीक्यू का आंसर जो है वो डबल है। सिमिलरली कैपेसिटेंस का जो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है उसके साथ इन्वर्स रिलेशन है, अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, इसी तरह डिस्टेंस कम करोगे कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो ये बात भी जो है वो जहन में रखनी है। और एक और बात ये कि अगर आप इन दो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रख दो, तो जो उस मीडियम की परमिटिविटी होगी एप्सिलॉन आर, उतने टाइम्स कैपेसिटेंस हो जाती है। अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2 है तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगी, अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू 3 है तो कैपेसिटेंस 3 टाइम्स हो जाएगी। ये बात भी याद रखिएगा। फिर बच्चों ने बताया कि भाई एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर जो है वो प्रोजेक्टाइल की ये वाली इक्वेशन जो है वो ऑप्शन में मौजूद थी और यही आंसर था, मतलब कि प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला जो है वो पूछा गया था कि कौन सा फॉर्मूला है जिसके ज़रिए हम हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑप्शंस कह रहे हैं सर, उसके अंदर जो है वो बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो हाइट के थे और एक ऑप्शन जो वो टाइम का था। पॉसिबली हमें जो है वो हॉरिजॉन्टल रेंज का एक ही फॉर्मूला नज़र आया, वही इसका आंसर है। और अगर आपको याद हो तो x इज़ इक्वल्स टू वी नॉट एक्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये इक्वेशन बेसिकली ये लिखी हुई है, x इज़ इक्वल टू वी नॉट एक्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब यहाँ पे ये जो x है वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, सही ना। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बात जो है वो पता होनी चाहिए। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है कि न्यूटन्स रिंग्स इलस्ट्रेट विच फिनोमेना। न्यूटन्स रिंग्स से हमें क्या चीज़ समझ में आती है? तो देखो, न्यूटन्स रिंग्स से हमें बेसिकली लाइट की जो वेव नेचर है ये बात समझ में आती है। क्यों? क्योंकि न्यूटन्स रिंग्स बनती हैं इंटरफेरेंस से, और इंटरफेरेंस जो है वो सिर्फ वेव की प्रॉपर्टी है, क्योंकि सिर्फ एक वेव ही इंटरफेरेंस कर सकती है और तो कोई इंटरफेरेंस कर नहीं सकता। तो इसी तरह जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसी तरह जो माइकलसन मोल्डे एक्सपेरिमेंट था और माइकलसन इंटरफेरोमीटर जिसको आप कहते हो, तो ये सारी जो है वो वेव नेचर ऑफ लाइट को जो है वो बयान कर रही हैं। कैसे इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, ये सब एक वेव की करने वाली हरकतें हैं। तो इसका जो पॉसिबल आंसर है वो वेव नेचर भी हो सकता है, इसका पॉसिबल आंसर जो है वो इंटरफेरेंस भी हो सकता है, सही है। इसी तरह आपको जो वो न्यूटन्स रिंग के फॉर्मूलाज भी याद होने चाहिए। न्यूटन्स रिंग को भी जो है वो अच्छे तरीके से स्टडी करके जाना है। इसके अंदर जो वो थिन फिल्म इंटरफेरेंस, थिन फिल्म का भी जो है वो कॉन्सेप्ट मिलता है, तो वो भी जो है वो ज़रूर कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ें तो ये क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिसकी कोई डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती। तो देखो, डायमेंशन का भी क्वेश्चन आया हुआ है। कितने बेसिक और कितने आसान सवाल आता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो है वो डायमेंशन होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो वो इसका आंसर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई डायमेंशन नहीं होती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ बेसिकली द रेशो फॉर साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी तरह ये जो है वो इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है? ये स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम, और ये इक्वल होता है वेवलेंथ इन डेंसर मीडियम डिवाइड बाय वेवलेंथ इन रेयर मीडियम के, सही है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आपको जो है वो चीज़ें पता होनी चाहिए। आगे बढ़े तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। कह रहे हैं कि ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी एट रेट ऑफ 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने बारहा पूछा था बच्चों से, भाई ये स्क्वायर ही था? कहते जी सर, एक्सेलरेशन गिवन थी। तो ये एक्सेलरेशन है। कवर्स द डिस्टेंस इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स टाइम है। व्हाट इज़ द वेलोसिटी? तो वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी पूछी जा रही थी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस के टी, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करोगे, दैट मीन्स 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। ये जो है वो फाइनल वेलोसिटी है किसकी?
जो आपके पास स्ट्रेन है उसकी। आगे बढ़ें तो ये क्वेश्चन था कि सिंपल पेंडुलम है, उसकी फ्रीक्वेंसी 0.3 हर्ट्ज़ है, व्हाट इज़ इट्स लेंथ। तो भाई फ्रीक्वेंसी गिवन थी और लेंथ पूछी जा रही थी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई √g/L। इस फॉर्मूले से आप जो वो सिंपल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? अगर आप इसके अंदर जो वो स्क्वायरिंग करवाओ, ये बनेगा f² = 1/4 पाई स्क्वायर और g/L, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये लेंथ इधर डिवाइड उधर लेकर जाओ और फ्रीक्वेंसी को इधर लेकर आ जाओ, तो L = ये बनेगा g/4 पाई स्क्वायर f²। ये फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले के अंदर आपने जो वो सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये कुछ और क्वेश्चंस हैं। अब ये पहला सवाल अगर आप पढ़ें, द SI यूनिट ऑफ हीट इज़, हीट का SI यूनिट पूछा जा रहा है। भाई बहुत ही मासूम सवाल। हीट का SI यूनिट जो वो जूल होता है, हीट इज़ एनर्जी। इसी तरह SI यूनिट करंट का पूछा गया। करंट का यूनिट क्या होता है भाई? एम्पियर इसका जो है वो यूनिट होता है SI यूनिट। यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी पूछा गया। फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? तो भाई फ्लक्स डेंसिटी के जो वो 2 यूनिट होते हैं, इसको जो है वो हम टेस्ला भी कहते हैं और इसको जो है वो हम वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, दोनों इसके SI यूनिट हैं। तो आप कोई सा भी यूनिट जो वो लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि ऑप्शंस में कौन सा यूनिट मौजूद था। बात को आगे बढ़ाऊँ मैं तो MCQ नंबर 4 के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो द वोल्ट मीटर गिव्स लेस रीडिंग देन एट एक्चुअल बिकॉज। अब ये जो क्वेश्चन है वोल्ट मीटर की अगर मैं बात करूं तो वोल्ट मीटर जो है वो जब भी कोई भी एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट के साथ वोल्ट मीटर जो है वो हमेशा पैरेलल के अंदर जो वो कनेक्ट किया जाता है। तो वोल्ट मीटर कम रीडिंग क्यों देता है भाई? वो क्योंकि वो थोड़ा सा जो करंट है, जो करंट यहाँ से आ रहा होता है, उस थोड़े से करंट को अपनी तरफ जो वो अट्रैक्ट कर लेता है। थोड़ा सा करंट जो वोल्ट मीटर में से पास हो जाता है, इस वजह से जो है वो कम रीडिंग देता है। तो इसके पॉसिबल आंसर्स जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं कि वोल्ट मीटर जो है वो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है बट इनफाइनाइट नहीं होती, इस वजह से। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगी तो फिर थोड़ा सा करंट भी जो है वो इसके अंदर दाखिल नहीं होगा। तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। वोल्ट मीटर इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल, ये भी इसका आंसर हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन क्या था। सही है। तो वोल्ट मीटर के वो जो है वो अच्छे से स्टडी करके आना, एम मीटर को अच्छे से स्टडी करके आना, गैल्वेनोमीटर के भी क्वेश्चंस जो है वो नज़र आए और मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर की भी जो है वो बच्चों ने बताया कुछ क्वेश्चंस थे। तो इस वजह से ये जो चैप्टर नंबर 15 है ना सिंध बोर्ड का, ये चैप्टर 15 को अच्छे से थॉरली स्टडी करके आपने जाना है। आगे बढ़ते हैं तो MCQ नंबर 5 देखें तो वेलोसिटी इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की जो चेंज होता है उसको जो वो वेलोसिटी कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है? तो भाई जैसा कि हमें पता है, हमारी जो बुक है वो चूँकि उसके अंदर जो नॉलेज है वो थोड़ी सी मखसूस है, इस वजह से हम ये अज्यूम करते हैं कि हॉरिजॉन्टल जो है वो कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टली कोई जो एक्सेलरेशन है वो भी नहीं होती। दैट्स वाई जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो भी जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो भी जो है वो चेंज नहीं होता। ठीक है ना? तो ये सारी बातें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। और ये देखो कितना आसान और कितना बेसिक MCQ आया हुआ है। MCQ नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कह रहे हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन बता रहा होता है। और इससे पहले जो है वो हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसके अंदर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैलकुलेट करना था। तो देखो याद रखो, स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन बताएगा और एरिया जो है वो डिस्टेंस बताएगा। सही है ना? ये बातें याद रखना। अब वर्क इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, भाई वर्क जो है वो किसका डॉट प्रोडक्ट है? देखें कितनी मासूम सी बात है। तो वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ये बात भी आपको पता है। इसी तरह पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ये बात भी पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो देखो भाई स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी होती है? तो वो 3×10⁸ मीटर्स पर सेकंड होती है। ये ऑप्शंस में मौजूद था और यही इसका करेक्ट आंसर है।
MCQ नंबर 12, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिपेंड्स अपॉन, तो देखो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट की बात हो रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है C=1/√μ0 ε0। तो स्पीड ऑफ लाइट बेसिकली दो कॉन्स्टेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज़ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इन दोनों के ऊपर जो वो स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड कर रही होती है, और यही दोनों ऑप्शंस में मौजूद थे और यही दोनों इसका आंसर था। MCQ नंबर 13, प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो बेटे वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। वो प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है वो उसको आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। वो प्रोसेस जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उसको आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। वो प्रोसेस जिसमें हीट जो है वो एक्सचेंज नहीं होती उसको एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। तो ये जो है वो बातें आपको याद होनी चाहिए। MCQ नंबर 15 पढ़ो तो लिखा है स्पीड ऑफ साउंड इज़ ज़ीरो इन, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ज़ीरो होती है। किस में ज़ीरो? भाई स्पीड ऑफ साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, मैकेनिकल वेव है, अभी इससे पहले बयान करके आया हूँ। तो वैक्यूम के अंदर जो है वो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। अब MCQ नंबर 15 पढ़ो, मास ऑफ पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन किसे कहते हैं? पॉजिट्रॉन इज़ बेसिकली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा पार्टिकल जिसका चार्ज प्रोटॉन का हो, मास इलेक्ट्रॉन का हो। तो पॉजिट्रॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, तो इलेक्ट्रॉन इसका आंसर होगा। अब ये लास्ट क्वेश्चंस हैं, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ जी इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डैश व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। भाई हमें पता है जैसे ही कोई एक ऑब्जेक्ट सरफेस से सेंटर की तरफ मूव करता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। इसके हवाले से आपने एक डेरिवेशन करी थी फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 में, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ से, जिसका फॉर्मूला था जी डैश से रिप्रेजेंट करा था आप लोगों ने 1 - d/r/e और मल्टीप्लाई बाय जी। तो पता ये चला कि सरफेस से सेंटर की तरफ जाओगे तो भी ग्रेविटी कम होगी, सरफेस से हाइट पे जाओगे तो भी ग्रेविटी कम होगी, दोनों केसेस में ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज़ होती है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है लास्ट वाला, अगर आप वो देखो तो वैल्यू ऑफ जी बिलो सरफेस ऑफ अर्थ क्या होगी? भाई डिक्रीज़ होगी। सही है, अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओगे तो भी डिक्रीज़, अर्थ की सरफेस से अंदर जाओगे तो भी डिक्रीज़, सेंटर पे जाओगे तो एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो हो जाती है, ये बात भी याद रखना। अब ये जो क्वेश्चन है एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो क्या है ये पूछा जा रहा है भाई। तो एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम का जो है वो फॉर्मूला होता A = -gx/L। सही है, तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो प्रॉबली इसके अंदर जो वो फॉर्मूला पूछा गया, या अगर पूछा जाए कि एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम कहाँ पर होती है, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। ये बात याद रखना, अक्सर बच्चे गलती करते हैं। मैक्सिमम कहाँ पर होगी? मैक्सिमम जो है वो एक्सट्रीम पर होगी। भाई मिनिमम कहाँ पर होगी? मिनिमम जो है वो मीन पोजीशन के ऊपर जो है वो एक्सेलरेशन मिनिमम होती है। ये बात याद रखना, वेलोसिटी के साथ उल्टा है, वेलोसिटी जो है वो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पे ज़ीरो होती है। तो ये बातें भी वो आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को जो है वो इससे बहुत जो है वो हेल्प मिली होगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मैं दुआ करता हूँ सब बच्चों के लिए कि आप लोगों का जो टेस्ट है इंशाल्लाह सब बच्चों का जो वो टेस्ट अच्छा हो। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।